बांकेलाल और यक्ष कुमार। कैसा श्राप? और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? यह एक बहुत लंबी कहानी है। मैं यक्षराज का पुत्र अपने बचपन में बहुत शरारती हुआ करता था। एक दिन, आहा, भोले बाबा, लगता है भंग की तरंग में सोए पड़े हैं। मैं अभी इनकी भंग उतारता हूँ। अगले ही पल मुझे एक शरारत सूझी और मैंने भोले बाबा की जटा को उनके पास ही सोए उनके नंदी की पूंछ से बांध दिया। फिर नंदी को एक जोर से चुटकी काटी तो ओफ! फिर दुष्ट! फिर भोले बाबा को समझते देर न लगी कि ये सारी शरारत मेरी है। अतः दुष्ट उद्दंड यक्ष कुमार, तेरे लक्षण पृथ्वीवासियों के समान है। तू स्वर्ग में रहने के काबिल नहीं। जाकर पृथ्वी का नरक भोग। तभी, क्षमा भोलेनाथ, क्षमा, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए कृपा निधान। यह भी नादान और क्षमा किए जाने योग्य है। हाँ भोलेनाथ, हमारे बच्चे को आप हमसे दूर मत कीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए। फिर मेरे माता पिता के बहुत गिड़गिड़ाने पर मेरा दिया श्राप मिथ्या तो नहीं जाएगा यक्षराज। हाँ, आज से कुछ वर्षों बाद मेरे ही वरदान से जन्मा इससे भी उद्दंड बांकेलाल नामक इंसान जब इसके साथ कोई इसी तरह की शरारत करेगा तब इसे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। बस उसके बाद मैंने अपने आप को पृथ्वी पर एक मानव के रूप में पाया और तभी से मैं तुम्हारे आने का इंतजार करने लगा कि कब तुम आकर मुझे श्राप से मुक्ति दिलाओगे। ओह, और हाँ बांकेलाल, तुमने मुझे श्राप से मुक्ति दिलाई है, इसलिए मैं तुमको अपनी यह अंगूठी देता हूँ। जब कभी तुम पर भारी मुसीबत आए तो इस अंगूठी को 3 बार रगड़ना। मैं तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए पहुंच जाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। विदा मेरे दोस्त। जाने से पहले मुझे पानी तो पिलाते जाओ मेरे भाई। क्षमा मित्र, इस समय मैं तुम्हारी ये सहायता भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुरंत अपने वर्षों से बिछड़े माता पिता से मिलना चाहता हूँ। हाँ, इस झोपड़ी के पीछे एक झील है, तुम वहां जाकर अपनी प्यास बुझा सकते हो। इतना कहने के साथ ही यक्ष कुमार विलुप्त हो गया। कृत्यघन कहीं का। चलो, जाते जाते सोने की अंगूठी तो दे गया। बांकेलाल ने यक्ष कुमार की दी अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। फिर झील पर पहुंचकर बांकेलाल ने झील का पानी पिया और एक बार फिर खजाने की खोज में चल पड़ा। फिर कई दिनों की खोज के बाद अंत में, आहा, आखिर मेरी खोज सफल हुई। उन सामने वाले खंडहरों में ही उन डाकुओं का अड्डा था और उन डाकुओं ने कई राज्यों का लूटा खजाना यहीं कहीं छुपाया होगा और अब वह सारा खजाना मेरा होगा। फिर बांकेलाल ने उन खंडहरों का कोना कोना छान मारा लेकिन उसे खजाना नहीं मिला। उफ, पता नहीं उन डाकुओं ने खजाना कहाँ छुपा रखा था। कहीं मेरी सारी मेहनत बेकार तो नहीं चली जाएगी। और झुंझलाते हुए बांकेलाल की नजर जैसे ही एक मूर्ति पर पड़ी तो ये क्या काली मैया मेरी असफलता पे मुझे जीभ दिखा रही है। मैं अभी इनकी जीभ को खींचकर उखाड़ दूंगा। फिर आगे बढ़कर बांकेलाल ने जैसे ही प्रतिमा की लटकती लाल लाल जीभ को पकड़कर खींचा, अर्र! अगले ही पल जहां बांकेलाल खड़ा था वहां का फर्श एकाएक ही गायब हो गया और फिर तहखाने का दृश्य देखते ही बांकेलाल के मुंह से एक चीख निकली, नहीं! और इधर अपने शिकार को तहखाने में देखकर एक साथ कई सांप बांकेलाल की ओर बढ़े। उफ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसी बेबसी भरी मौत नहीं मर सकता। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। मारे भय के पीछे हटता बांकेलाल परेशानी के आलम में हाथ मलने लगा। हाथ मलते मलते अनजाने में ही यक्ष कुमार की दी हुई अंगूठी 3 बार रगड़ी गई और अगले ही पल लगता है किसी नई शरारत ने तुम्हें इस मुसीबत में फंसा दिया है बांकेलाल। मुझे बचा लो यक्ष कुमार, वरना ये। घबराओ मत बांकेलाल, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कहने के साथ ही यक्ष कुमार ने अपना मुख खोल दिया
अगले ही पल यक्ष कुमार के मुंह से सैकड़ों नेवले निकले आई और देखते ही देखते नेवलों ने सांपों के कई कई टुकड़े कर डाले। फिर यक्ष कुमार ने अपना हाथ हवा में लहराया तो उसके हाथ में एक तलवार आ गई बचो यक्ष कुमार। और अगले ही पल फिर सांपों और अजगरों के मरते ही बांकेलाल ठहाका लगाता हुआ सामने पड़ी विशाल धन संपदा की ओर बढ़ा। हा 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 हा, अब इस खजाने का मालिक मैं हूँ। हा 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 हा। अच्छा बांकेलाल, अब मैं चलता हूँ। हाँ, पर यक्ष कुमार तुम मुझे और इस खजाने को ऊपर तक तो पहुँचा दो। ठीक है, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। लेकिन ये खजाना? तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसे भी ऊपर पहुंचा दूंगा। फिर अगले ही पल फिर अच्छा बांकेलाल, अब तुम इजाजत दो, मैं चलता हूँ। लेकिन ये खजाना मैं इसे यहाँ से लेकर कैसे जाऊंगा? भाई, इसे किसी सुरक्षित स्थान तक पहुँचवाने में मेरी मदद करो। लेकिन इसे पहुंचाना कहाँ है? कहीं भी, किसी भी सुरक्षित स्थान तक। बांकेलाल की बात सुनते ही यक्ष कुमार पहली बार चौंका। फिर वह सोचने लगा, इतना सारा धन भला किसका हो सकता है और यह बांकेलाल के हाथ कैसे और क्यों लगा? अगले ही पल यक्ष कुमार ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर शीघ्र ही सारी कहानी उसकी बंद आंखों के सामने घूम गई। ओह, तो ये डाकुओं द्वारा लूटा गया धन है जिसे बांकेलाल हड़पना चाहता है। लेकिन भगवान शिव के श्राप सुधार के अनुसार तो ये धन जिसका है उन्हें बांकेलाल के द्वारा ही वापस मिलना चाहिए। लेकिन बांकेलाल की तो नीयत खराब है। फिर किसी बात के दिमाग में आते ही यक्ष कुमार की आंखें शरारतपूर्ण ढंग से चमकने लगी। क्या सोचने लगे यक्ष कुमार? मैं सोच रहा था कि मुझे तुम्हारी मदद करनी ही चाहिए। आओ मेरे साथ बाहर चलो। फिर बाहर आकर यक्ष कुमार ने अपना दाहिना हाथ हवा में लहराया और अगले ही पल उनके पास लकड़ी की गाड़ी थी। यक्ष कुमार के दोबारा हाथ घुमाते ही सारा धन अपने आप गाड़ी में लद गया। देखो बांकेलाल, इसको खींचने के लिए मैं स्वयं बैल का रूप धारण करता हूँ। बैल का रूप धारण करके यक्ष कुमार गाड़ी को खींचता हुआ वहां से चल पड़ा। वाह, मजा आ गया। अब इस विशाल खजाने का अकेला मैं ही मालिक हूँ। अब मेरी हैसियत राजा विक्रम सिंह से कम नहीं। फिर विशालगढ़ राज्य की सीमा के अंदर पहुंचकर बांकेलाल ने जैसे ही बैलगाड़ी को अपने गांव की ओर मोड़ना चाहा तो बैल रूपी यक्ष कुमार अचानक ही नगर की ओर मुड़कर भागने लगा। अरे ये क्या यक्ष कुमार, तुम किधर जा रहे हो? जहां मुझे जाना चाहिए बांकेलाल। क्या मतलब? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम शायद ठीक समझ रहे हो, मैं वाकई पागल हो चुका हूँ। कुछ देर बाद आए अरे इस बैलगाड़ी को रोको, वरना यह भरे दरबार में पहुंच जाएगी और फिर महाराज हमें कठोर दंड देंगे। लेकिन इससे पहले कि पहरेदार बैलगाड़ी को रोक पाते, बैलगाड़ी राजा विक्रम सिंह के लगे हुए दरबार में पहुंच गई। अरे बांकेलाल, तुम ये सब क्या है? मारे गए। इससे पहले कि बांकेलाल कोई जवाब देता, बैलगाड़ी का एक पहिया टूटकर गाड़ी से अलग हो गया और गाड़ी में भरा खजाना फर्श पर गिरने लगा। अरे! फिर आश्चर्यचकित से राजा और दरबारी राज दरबार में बिखरे धन को देखने लगे। बांकेलाल, कहीं ये सारा धन कई राज्यों से लूटा हुआ वही धन तो नहीं जिसे डाकू सुल्तान सिंह और उसके साथी लूट कर ले गए थे? और जी महाराज, ये वही धन है। तो इसका मतलब तुम भ्रमण पर नहीं बल्कि इसी धन की खोज पर गए थे? जी। वाकई बांकेलाल, तुमने विशालगढ़ राज्य में जन्म लेकर न केवल हम पर उपकार किया है बल्कि तुम्हारे ही कारण इस राज्य की इज्जत और गौरव को चार चांद लगे हैं। हाँ बांकेलाल, तुमने अकेले ही धन को खोजकर ये सिद्ध कर दिया है कि तुम केवल बुद्धिमान और बहादुर ही नहीं, पक्के देशभक्त भी हो। अरे मूर्खों, अगर इस शख्स के बच्चे ने मेरे साथ विश्वासघात ना किया होता तो ये सारा धन मेरा होता। वाकई बांकेलाल की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। बांकेलाल लुटे हुए मुसाफिर की तरह अपनी प्रशंसा सुन रहा था।
तभी बैल रूपी यक्ष कुमार उसके कान में फुसफुसाया, देखा बाकेलाल, चारों ओर तुम्हारी ही प्रशंसा हो रही है, अब तो खुश हो जाओ। यक्ष के बच्चे, काश मैंने तेरी दाढ़ी ना नोची होती तो आज इस खजाने का मालिक मैं अकेला होता। और बांकेलाल की इस फुसफुसाहट पर बैल रूपी यक्ष कुमार मुस्कुराया और फिर एकाएक गायब हो गया। और दरबार में बांकेलाल के अलावा किसी का भी ध्यान उस पर नहीं गया। फिर 2 दिनों बाद एक बार फिर कई राज्यों के राजा विशालगढ़ पहुंचे और उन्होंने बांकेलाल को अपने हाथों से सम्मानित किया और उसे पुरस्कार स्वरूप 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी।